हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे समझेंगे। हमारे कंट्री में एनवायरनमेंट की क्या स्टेटस है, एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है, एनवायरनमेंट साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एनवायरनमेंट हम कहते किसे हैं, एनवायरनमेंट से हम समझते क्या हैं और एनवायरनमेंट में आज अगर क्या स्थिति हो रही है, यानी कि कितना डिग्रेडेशन हो रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है, डिग्रेडेशन के क्या कारण है, उसे कैसे रोका जा सकता है और उसे कैसे इम्प्रूव भी किया जा सकता है एनवायरनमेंट को। इन सब सारी चीज़ों पे हम आज नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आमतौर पे थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इसे अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। इस एक सेक्शन से इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, 1 नंबर से लेकर के 4 या 5 नंबर तक, और उन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मिल सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक बात जानना ये जरूरी है कि आखिर एनवायरनमेंट को हम इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ते क्यों हैं। इकोनॉमिक्स में और खास करके इंडियन इकोनॉमिक्स में एनवायरनमेंट को पढ़ने की क्या जरूरत है, एनवायरनमेंट के बारे में की क्या जरूरत है पढ़ने की। तो देखिए, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट जो है वो जैसा कि अभी आप आगे देखेंगे क्या चीज से बना है। हमारे एनवायरनमेंट जो है वो लैंड यानी सॉइल से, एयर से, वाटर से, और साथ में जो इन प्लेनेट पे जो लोग रह रहे हैं, और सिर्फ लोग नहीं बल्कि दूसरे क्रिएचर्स भी जो रह रहे हैं, जो दूसरे क्रिएचर्स, जो दूसरे प्राणी रहते हैं, चाहे जीव जंतु रहते हैं, जो भी रहते हैं, उनके बीच में जो इंटरप्ले होता है उसके बीच को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में सॉइल पॉल्यूशन हो जाए, सॉइल में पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लगे, या वाटर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, या एयर में पॉल्यूशन बढ़ने लगे, तो उससे क्या होगा। सॉइल में पॉल्यूशन बढ़ेगा, वाटर में पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगी, खेती में पैदावार कम होगी, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटेगी तो हमारे कंट्री का जीडीपी घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री के जीडीपी का एक बड़ा सा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है, फार्मिंग सेक्टर से आता है। उसी तरीके से अगर वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है, वाटर में पॉल्यूशन बढ़ता है, एयर में पॉल्यूशन बढ़ता है, साथ ही साथ सॉइल में भी पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, जो लोगों की हेल्थ है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जब लोगों के हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, नेचुरली कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी पे उसका असर पड़ेगा, और जब उनकी प्रोडक्टिविटी पे उसका असर पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी लो होगी। प्रोडक्टिविटी लो होगी तो क्या होगा, जीडीपी के ग्रोथ रेट पे कमी आएगी, जीडीपी के ग्रोथ रेट पे उसका बुरा असर होगा। इस वजह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एनवायरनमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिविटी से, जीडीपी के ग्रोथ से डायरेक्ट और साथ साथ इनडायरेक्ट लिंकेज भी है। और यही वजह है कि हमें इकोनॉमिक्स में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना, एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेन करें, कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा मैंने बताया, ये जब मैं बता रहा था कि इकोनॉमिक्स में हमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना बहुत क्यों जरूरी है, उस समय मैंने बताया कि एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है वाटर से, एयर से, ठीक है, सॉइल से, जिसे हम लैंड के नाम से भी कह सकते हैं, और जो इनका इंटर रिलेशनशिप है इस पे रहने वाले, प्लेनेट पे रहने वाले ह्यूमन बीइंग से, यानी लोगों से, और दूसरे जीव जंतुओं से, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी हैं, या और दूसरे तितली हैं, या उसके अलावा जो दूसरे और भी प्राणी रहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, या जो हवा में तैरते रहते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु जो होते हैं, या कीड़े, ये सभी के बीच में जो इंटरप्ले होता है, किसके साथ, सॉइल के साथ, वाटर के साथ और एयर के साथ, उसे हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं, उससे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये डेफिनेशन कहाँ से आ रही है, ये डेफिनेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एनवायरनमेंट एक्ट है 1986 की, उसमें इस तरीके से एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है। अब हमने एनवायरनमेंट तो समझ लिया कि एनवायरनमेंट क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि एनवायरनमेंट के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्यों जरूरी है।
क्योंकि इससे एनवायरनमेंट का सीधा और इनडायरेक्ट असर दोनों तरीके का इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि एनवायरनमेंट का फंक्शंस क्या है, क्या काम है, एनवायरनमेंट से क्या फायदा होता है। एक तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एनवायरनमेंट जो है वो लाइफ को सस्टेन करती है। यहाँ पे चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे एनिमल लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, सभी तरीके के लाइफ को एनवायरनमेंट ही सस्टेन करती है। अभी आपने जाना कि एनवायरनमेंट किन से कॉन्स्टिट्यूट होती है। एनवायरनमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूट वाटर से, एयर से, सॉइल से। तो वाटर, एयर, सॉइल में ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं, चाहे या तो वो धरती पे हैं, सॉइल के ऊपर यानी लैंड के ऊपर, या फिर पानी में है या हवा में है। तो जो भी जीव जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, आदमी को भी इंक्लूड करते हुए, ये सभी जिंदा हैं एनवायरनमेंट के वजह से। अगर एनवायरनमेंट एनिमल फ्रेंडली या कहिए ह्यूमन फ्रेंडली न हो तो यहाँ पे कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनवायरनमेंट का फंक्शन क्या है, वो ये कि वो लाइफ को सस्टेन करती है लैंड पे, इस प्लेनेट पे। आपको जैसा पता है बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे दूसरे जहाँ पे आदमी ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है या अपने सैटेलाइट भेज चुका है, जैसे कि मून पे, मार्स पे, या बहुत सारे प्लैनेट्स को जैसे दूर से स्टडी की जा चुकी है, जैसे जुपिटर है और भी दूसरे हैं। तो इन सब जगहों पे अभी तक जैसे मून पे या मार्स पे ये पाया गया है कि वहां पे लाइफ को सस्टेन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि या तो हवा में, जैसे एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, या सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, सॉइल में पानी नहीं है, तो वाटर के अभाव में, पानी के अभाव में वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं किया जा सकता, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक है जिसकी वजह से वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिनके वजह से वहां पे लाइफ दूसरे प्लैनेट्स पे सस्टेन नहीं हो पाती है। लेकिन अ, धरती पे यानी अर्थ पे ये लाइफ सस्टेन हो पाती है, बिकॉज हमारा ये जो वाटर, जो एयर या लैंड यानी सॉइल, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो लाइफ को सस्टेन कर सकती है। साथ में जो दूसरा पॉइंट है वो है कि वो एसिमिलेट करती है वेस्ट को, यानी वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है। जो हमारे यहाँ से कूड़ा या जो भी वेस्ट निकलता है, वेस्ट पदार्थ, उसे एनवायरनमेंट काफी कुछ एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करता है, उसके वजह से वो हमारी लाइफ जो है इस धरती पे सस्टेन हो पाती है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट इस वेस्ट को एब्जॉर्ब न करे तो वो अभी हमारे पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई है कि हम सारे वेस्ट को उसे इस तरीके से डिग्रेड कर सकें कि उससे वो एनवायरनमेंट में न जाए। वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होकर के भी एनवायरनमेंट में ही मिलता है, या तो पानी में मिलता है, या सॉइल में मिलता है, या एयर में मिलता है, और तभी वो वहां से एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट हमारा एब्जॉर्ब होता है, और तभी हम जिंदा रह पाते हैं, हमारी लाइफ सस्टेन होती है। और साथ में जो एक तीसरा पॉइंट है कि वो एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी प्रोवाइड करना हमारे दिल को सुकून पहुंचाता है। जैसे चाहे हम समंदर के पास जाएं या पहाड़ों पे जाएं या कुछ ऐसे दूसरे तालाब के किनारे या खेतों के किनारे, इस तरीके से दृश्य होता है जो हमें काम एंड कूलनेस प्रोवाइड करता है। अब एनवायरनमेंट क्या है? ये सारे फंक्शंस को इस तरीके से प्रोवाइड करता है कि जिससे किसी तरीके का इंटरप्शन ना हो, और इंटरप्शन ना हो तो क्या चीज में? हमारे लाइफ के सस्टेनेंस में किसी तरीके का कोई इंटरप्शन ना हो। अब लेकिन ये इंटरप्शन कैसे नहीं होता है? क्यों नहीं ऐसा इंटरप्शन होता है? ऐसा इंटरप्शन इसलिए नहीं होता है बिकॉज अभी तक जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो उसके एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर में है, उसके वो उतना एसिमिलेट कर सकता है। इस वजह से अभी जो है हम लाइफ सस्टेन कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। आइए एक बार कैरिंग कैपेसिटी को भी ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कैरिंग कैपेसिटी से दो बातें होती हैं, इसके दो अर्थ हैं, इसके अंदर में दो पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे ठीक से समझना है।
एक तो ये कि एनवायरनमेंट के अंदर में जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है ह्यूमन के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसे रेट ऑफ जो रिसोर्स जनरेशन का जो रेट है उससे कम होना चाहिए। अब ना ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके का रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता ही है कि खेती में सॉइल की भूमिका होती है, मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं, खेती में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो खेती करने के लिए हम क्या मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करते हैं और हवा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वो जो एक्सट्रैक्शन है, जो जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सॉइल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। धरती के नीचे से हम इतने सारे रॉ मटेरियल निकालते हैं, सोना हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे और भी दूसरे मटेरियल हो, या कोयला है। तो इन सब चीजों को हम जो धरती के अंदर से निकालते हैं तो उसका एक्सट्रैक्शन होता है। जमीन के नीचे से निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो जो रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी यूज कर रहे हैं, निकाल करके यूज कर रहे हैं, और जो इस तरीके के रिसोर्सेस के जे रीजनरेशन का रेट है उससे जो है एक्सट्रैक्शन की रेट कम होनी चाहिए। यानी जितनी मिट्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जितनी मिट्टी में खाद मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, वो मिट्टी जो जिसके लाइफ पे असर पड़ रहा है केमिकल पेस्टिसाइड मिलाने के वजह से, तो मिट्टी को रीजनरेशन का भी काम होना बहुत जरूरी है। यानी उस तरीके के ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें मिलते रहें, जाते रहें कि वो मिट्टी की जो है पैदावार उस तरीके से मिट्टी सस्टेन होती रहे, सॉइल सस्टेन होते रहे। उसी तरीके से वाटर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर क्या चीज में, अब खेती में तो एक्सट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए भी हम जमीन के नीचे से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर साथ ही साथ फैक्ट्रीज में जो है पानी की जरूरत होती है, वहां पे भी वाटर एक्सट्रैक्ट होता है। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, वहां पे वाटर एक्सट्रैक्शन होता है। नदियों का पानी या बड़ी बड़ी झीलों का पानी हम नहर से ले जा करके कैनाल के माध्यम से खेतों तक पहुंचाते हैं, और वहां पे खेतों को ही पानी नहीं मिलता है बल्कि लोगों को पीने के लिए और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पानी मिलता है। तो ये क्या है, वाटर का एक्सट्रैक्शन है। अब ये जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, धरती के नीचे से पानी निकाला जा रहा है, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे रूरल एरियाज में भी पानी का लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी जमीन के नीचे जो पानी का लेवल है, वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है। और काफी तेजी से नीचे जाने की वजह से ऐसा होता है कि आप पाएंगे कि आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे गांवों में ऐसा होता है कि कुएं जो हैं गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, उनमें पानी नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो पानी का स्तर है जमीन के नीचे, वो काफी नीचे चला जाता है, और वो इतना नीचे चला जाता है कि कुओं में पानी नहीं बचता है। या जो जल कूप होते हैं, यानी जो खेतों में बड़े बड़े मोटर लगे होते हैं जिससे पानी नीचे से निकाला जाता है और खेतों में पटाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है, उस जगह पे भी कई बार ऐसा होता है। आप कई जगहों पे देखेंगे, पाएंगे कि पानी नहीं निकलता है। गर्मी के दिनों में पानी आना बंद हो जाता है, मोटर कुछ देर चलती है, पानी थोड़ा सा बाहर आता है और फिर वो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरीके की समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है हमारे जरूरतों के लिए, हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, इतना ज्यादा धरती के नीचे से निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा हम नदियों से पानी निकाल करके ले जा रहे हैं कि वो क्या होता है कि वापस फिर से धरती में पानी नहीं पहुंच पाता है। अब पानी धरती में वापस कैसे पहुंचता है? उसका तो एक ही जरिया है, बारिश होती है। जब बरसात के दिनों में मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है और गर्मी के दिनों में मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है ओशन से, यानी समंदर से, और उसके बाद नदियों से, झीलों से, बड़े बड़े तालाबों से, वो एब्जॉर्ब होकर के ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और फिर वो पानी बरसता है, जमीन पर आता है। तो धरती पे पानी आता है तो वो फिर से क्या होता है, रिचार्ज होता है। मिट्टी जो है, सॉइल जो है, उसके अंदर में वाटर रिचार्ज होता है, तो फिर से वाटर का लेवल बढ़ता है। अब यही है रीजेनरेशन। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिसोर्स रीजेनरेशन को समझने के लिए। तो वाटर लेवल जब रिचार्ज होता है जमीन के नीचे, तो वो फिर से वाटर लेवल ऊपर आने लगता है। वाटर टेबल ऊपर जब आता है तो फिर से कुओं में पानी आने लगेगा, फिर से जो है नलकूपों में पानी आने लगेगा, फिर से जो है नदियों में, नालों में, नहरों में पानी आने लगेगा।
अब इस पानी को अगर रोका जाए किसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है बरसात में जब बहुत तेजी से बारिश होती है, बारिश बहुत तेज होती है, तो बहुत ज्यादा पानी जो है बहुत तेजी से बह जाता है और बह करके वो तितर बितर होकर के चला जाता है। उस पानी का सदुपयोग नहीं हो पाता है। सदुपयोग नहीं हो पाता है से मतलब क्या है कि वो पानी जमीन के नीचे में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और सतह के ऊपर से ही वो चला जाता है। तो अगर हम उसे एब्जॉर्ब करा सकें, कुछ इस तरीके का उपाय करें जिससे कि वो जमीन के नीचे में एब्जॉर्ब हो सके, तो वाटर लेवल ज्यादा अच्छे से रिचार्ज होगा। तो इसे हम रिसोर्स रीजेनरेशन का कहते हैं, एग्जाम्पल कहते हैं। तो इसी तरीके से हर एक तरीके का रिसोर्स, जैसे सॉइल भी है वो भी रीजनरेट होती है। ऑर्गेनिक एक्टिविटी, जैसे हम जिस तरीके का भी ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें, जैसे गाय का गोबर होता है, काउ डंग जिसे हम कहते हैं, वो सब मिला करके, और दूसरे जैसे केंचुए की खाद बनाई जाती है, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यानी पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ के सूखे हुए पत्ते हो गए, टहनियां हो गई, इनको एक जगह गड्ढे में जमा करके और केंचुए के इस्तेमाल से मदद से या वैसे भी वो डिग्रेड करके हम खाद बनाते हैं और उसे मिट्टी में मिलाएं, तो सॉइल में जो है ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है, जिससे सॉइल जो है रीजेनरेट होती है। और क्यों? क्योंकि वो क्यों करना जरूरी है? बिकॉज हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके हमने सॉइल की स्थिति बहुत खराब कर दी है, सॉइल को बिल्कुल जो है वो पॉल्यूट कर दिया है। तो इस तरीके से ये रीजनरेशन का एग्जाम्पल है, रिसोर्स रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। और कहने का ये मतलब है, अगर हम अपने वापस बिंदु पे जाएं कि कैरिंग कैपेसिटी से क्या मतलब है, एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से, एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी का ये मतलब हुआ कि जो हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे जिस जिस रेट से हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट से, उससे ज्यादा रेट से रिसोर्स रीजनरेट हो, तब तो एनवायरमेंट सस्टेन रहेगा, एनवायरमेंट बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है, एनवायरमेंट डिग्रेड होने लगता है, यानी फिर एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, और फिर वो लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, वो ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस पे वो प्रभाव डालेगा, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो प्रभाव डालेगा, हमारे स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव डालेगा। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट जो है, वेस्ट का जनरेशन शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के अंदर में जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उसके अंदर में उसे होना चाहिए। क्या चीज? वेस्ट का जनरेशन। अभी क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है आप पाएंगे वहां पे कूड़ा भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है, यानी ज्यादा वेस्ट जनरेट होती है। अब ज्यादा वेस्ट जनरेट होती है तो आप बड़े बड़े शहरों के बाहर में पाएंगे कि वहां कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, इतना ज्यादा कूड़ा जनरेट हो रहा है कि कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। अब उस कूड़े को रिसाइकिल करने के लिए, क्योंकि कोई भी वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं उसे रिसाइकिल होने में बहुत टाइम लगता है, वर्षों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, लेकिन इस बीच में दिन प्रतिदिन कूड़े के ढेर पे वो जो है नया कूड़ा ऐड होता जाता है और कूड़े का पहाड़ बनता जाता है। अब वो एब्जॉर्ब तो होने की तो उसकी स्पीड कम है, तो जब एब्जॉर्ब होने की स्पीड कम है तो वो क्या होता है, कूड़ा एनवायरमेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े शहरों के बाहर में वो कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। तो जब कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होती है, वो जो है कूड़ा पानी में भी जाता है, उससे वाटर पॉल्यूशन भी होती है, और जब वाटर पॉल्यूशन होती है तो उससे क्या होता है कि वो फिर हमारे एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन मिलकर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव डालती है, गलत प्रभाव डालती है, और हमारे हेल्थ पे भी गलत प्रभाव डालती है, जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो इसलिए ये जरूरी है कि वेस्ट का जो जनरेशन है वो इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर में रहे। अभी बहुत सारा वेस्ट जो हमारा जनरेट होता है वो प्लास्टिक के रूप में होता है। हम इतना ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्लास्टिक बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जनरेट होता है। अब ये प्लास्टिक जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसे सैकड़ों साल लग जाते हैं एब्जॉर्ब होने में। अब ये प्लास्टिक तो जनरेट हो करके वो प्लास्टिक का पहाड़ बनता जा रहा है, तो आप पाएंगे कि समंदर में भी प्लास्टिक भरा पड़ा है, समंदर के नीचे तली में भी जो है, ओशन बेड में भी प्लास्टिक पहुंच गया है। प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के बैग्स पाए जाते हैं ओशन बेड्स में, रिवर बेड्स में, बड़े बड़े झीलों में, सॉइल के मतलब लैंड के ऊपर हर जगह पे जो है वो वहां पे प्लास्टिक भरा हुआ है। तो इस प्लास्टिक के होने की वजह से, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो हमारे यहाँ सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जो कि एनवायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर है।
और यही वजह है कि पॉल्यूशन का लेवल हर जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर ये दो कंडीशंस जो हैं जो अभी मैंने बताई, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन, और दूसरा जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, अगर ये दोनों कंडीशन सही तरीके से फुलफिल हो तो एनवायरनमेंट बिल्कुल सस्टेन्ड रहता है, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती है। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं फुलफिल होते हैं, जो कि आज हो रहा है, कंडीशंस ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस खड़ी होने लगती है। और एनवायरमेंटल क्राइसिस किस फॉर्म में खड़ी होती है? पॉल्यूशन के फॉर्म में। कौन सा पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो ये सारी बातें जो हैं वो कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्लाई करती है, यानी जब हम कहते हैं कि जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या जो भी हम कूड़ा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो एनवायरनमेंट की कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। तो उसका यही मतलब है, जो मैंने अभी एक आपको एग्जाम्पल दिए, तो उन एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है और एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से कैसे बचाया जा सकता है और एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन क्यों होती है। अब आइए देखते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो है सबसे पहला पॉइंट तो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? मिट्टी एक नेचुरल रिसोर्स है, पानी एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। मिट्टी और पानी की वजह से तो कोई भी जो इस प्लेनेट पे यानी अर्थ पे, धरती पे कोई भी लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता, यानी न ह्यूमन बीइंग न दूसरे क्रिएचर्स, ये उनकी लाइफ इस प्लेनेट पे धरती पे रह सकती है अगर ये मिट्टी और पानी, सॉइल और वाटर न हो, और साथ में ऑक्सीजन। तो ये सॉइल का, वाटर का और साथ में ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतनी ज्यादा तेजी से फैल रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है, इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, जिसके वजह से सारे जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मिट्टी और पानी और हवा के साथ साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ, जो दूसरे रिसोर्सेज भी हैं जो जमीन के नीचे से हम निकालते हैं, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए आज जरूरी है, तो वो रिसोर्सेज का जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के में जो वेस्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट जनरेशन उस एनवायरनमेंट के रिसोर्स रीजनरेशन से कहीं ज्यादा होता है। तो जैसे कोई भी मटेरियल हम निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, यानी कोयला निकाल रहे हैं, तो कोयला इतनी ज्यादा तेजी से निकाला जा रहा है कि जहां पे कोयले की माइंस है, जहां पे भी कोयले की खदान है, अगर आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ओपन माइंस भी जो है वो बहुत गहराई में चले गए हैं। उनसे कोयला निकाल करके और जो कोयले के अलावा जो दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं वो जो निकलते हैं, वो आसपास इस तरीके से फेंके हुए हैं। कोयले में जो कोयला अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो बर्बाद क्वालिटी का है, तो वो उसमें उस तरीके आसपास फेंके होने की वजह से उसमें आग लगी होती है, आग लगा दी जाती है। तो उसके वजह से एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और रिसोर्स का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके वजह से वेस्टेज भी बढ़ रही है, और वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में ऐड कर रहा है। तो कोई भी रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो हम जिसे हम ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ती है। अब आज की जो दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, उससे रिलेटेड है वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन आज की तारीख में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर कई तरीके से गलत प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। उसका सबसे जो सीधा प्रभाव होता है हमारे स्वास्थ्य पे होता है, हमारे हेल्थ पे होता है। हमारा हेल्थ उससे डिग्रेड करता है, हमारा हेल्थ पे उसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, और उसके वजह से हेल्थ खराब होती है। हेल्थ खराब होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे असर डालती है। कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं पॉल्यूटेड वाटर की वजह से। यही नहीं, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से नेचुरली इकोनॉमिक जो जीडीपी है इकोनॉमी की, वो जीडीपी पे असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। उसी तरीके से सॉइल पॉल्यूशन भी जो है वो एक बहुत एक्सट्रीमली सीरियस प्रॉब्लम है। सॉइल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? एक तो पॉल्यूटेड वाटर उसमें सॉइल में जा रहा है खेती के लिए, वो उस सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। फिर हम इतनी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर आज, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि उस बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें बहुत ज्यादा खेती से पैदावार चाहिए, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारा जो है खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। साथ ही साथ कीड़े से कीड़ों से फसल को बचाने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है। तो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ये सब कहीं ना कहीं घुल मिल करके अल्टीमेटली वो कहाँ सॉइल में ही पहुंचता है। तो सॉइल पॉल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सॉइल जैसे वाटर पॉल्यूशन जो है वो आज बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, उसी तरीके से सॉइल पॉल्यूशन भी जो है वो बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है आज की तारीख में हमारे लिए। और वो सॉइल पॉल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बर्बाद हो रही है, और दूसरा हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये कहीं ना कहीं जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं इतने ज्यादा खेतों में, उसके वजह से हो रही है। और इसके वजह से हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, इकोनॉमी की जीडीपी लो हो रही है। और दूसरा फिर एक जो इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन है वो है नॉइज पॉल्यूशन। अब वो नॉइज पॉल्यूशन जो है वो इरिटेशन पैदा करता है ह्यूमन बीइंग में, और साथ ही साथ वो फटीग पैदा करता है, क्या चीज का, बॉडी का भी और माइंड का भी, जिसके वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी पे गलत असर पड़ता है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंट की जो इस तरीके से तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रही है एनवायरमेंट में, उसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसे बहुत अभी मैंने कुछ मिनटों पहले भी एक्सप्लेन किया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। खास करके अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में बहुत तेजी से पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो बढ़ती हुई आबादी के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आपको रहने के लिए पहले तो घर चाहिए। तो अर्बनाइजेशन होता है, यानी नए नए शहर, नए नए नगर, या जो एग्जिस्टिंग शहर और नगर हैं उन्हीं का एक्सपेंशन होता है। तो वो क्या होते हैं, फिर वो जहां पर जमीन पे जो जमीन खाली पड़ी हुई थी, जिन जमीन पर खेती होती थी, उन जमीनों पे जा करके वो घर बनाए जाते हैं। जंगलों में जनसंख्या फैल रही है, यानी शहर जो है बढ़ते बढ़ते, नगर जो है वो बढ़ते बढ़ते, या गांव जो है वो बढ़ते बढ़ते जंगलों तक पहुंच रहे हैं, और जंगलों के बीच में जो है वो मकान बनाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, एक तो ये कि जंगल की कटाई हो रही है, जमीन की कटाई हो रही है, वहां पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहां पे सीमेंट और बालू और पत्थर आ जा रहे हैं। अब एक तो ये बात हो गई, सीमेंट बालू पत्थर आने से क्या होता है, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं दिन भर, और वो हीट फिर रेडिएट करते हैं एनवायरमेंट में, जो कि एयर में कैप्चर होता है, और उसके वजह से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बढ़ता है, और वो कार्बन हीट एनवायरमेंट के अंदर में हीट कैप्चर हो जाती है, जिसके वजह से वो ज्यादा गर्मी पैदा होती है, तो उससे पैदावार पे फर्क पड़ता है। और वो जो टेम्परेचर है एनवायरमेंट का, जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब आबादी बढ़ रही है तो जैसे नेचुरली आबादी बढ़ेगी तो उसको खाने के लिए भी भोजन भी चाहिए, तो नेचुरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। अब अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, फिर खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि खेती में पैदावार बढ़ सके, ताकि सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होता है, फिर सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है, और फिर ज्यादा जो है फैक्ट्रीज भी लगानी पड़ती है। फैक्ट्रीज का भी एक्सपेंशन होता है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी चाहिए, फिनिश्ड गुड्स भी चाहिए उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो फिर फैक्ट्रीज भी जो बढ़ोतरी होती है, तो फैक्ट्रीज
से निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन करता है, उससे निकला हुआ वेस्ट पदार्थ जो है सॉइल और वाटर को पॉल्यूट करता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो एकमात्र ऐसा बड़ा कारण है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन में चारों तरफ से वो एक गलत प्रभाव डालता है। वो सॉइल पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में और एयर पॉल्यूशन में डायरेक्टली ऐड करता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर व्हीकल की संख्या भी बढ़ती जाती है, गाड़ियों की संख्या। तो जब व्हीकल की संख्या, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उनसे निकलने वाला धुआं क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। एयर पॉल्यूशन होगी तो कहीं ना कहीं फिर वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे असर डालती है, हमारे हेल्थ पे असर डालती है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे और इकोनॉमी के जीडीपी के ग्रोथ पे असर पड़ता है। एक जो दूसरा कारण है वो है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है क्योंकि जब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ने के हिसाब से अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जनरेट नहीं हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी तो क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी। गरीबी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, फिर से वापस जंगलों के बीच में जाएंगे या वापस रूरल एरियाज में जाएंगे। वो उस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट पे गलत असर पड़ता है। अब वो क्या होगा, बढ़ती हुई आबादी जो है उनके पास अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बहुत सारे रूरल एरियाज में क्या होता है, आप पाएंगे कि लोग जंगलों से जा करके पेड़ पौधे काट करके उसे बाहर में बेचते हैं और उससे आमदनी ये करते हैं। हालांकि वो लीगली अगर देखा जाए तो लॉ के हिसाब से वो मना है, गलत है, इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी लोग इलीगल एक्टिविटीज में उसको संलग्न पाए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो पेड़ पौधे काट करके या फिर जानवरों को मार करके उनका स्किन बेच करके या दूसरे बाई वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑर्गन्स हैं वो बेच करके फिर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो पॉवर्टी जो है एक फिर बहुत बड़ा कारण बन जाती है उस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। जो तीसरा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी तो नेचुरली क्या होगा, रहने के लिए घर चाहिए। अब अगर रहने के लिए घर चाहिए तो घर कहाँ से आएंगे, शहरों को बढ़ाना होगा। शहर बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, रूरल एरियाज में जाएंगे, जंगल के बीच तक पहुंचेंगे। क्या होगा, जो जमीन अभी खेती के लिए यूज हो रही थी वहां पे अब घर बनने लगेंगे, जो जमीन पे अभी जंगल था वहां पे भी घर बनने लगेंगे। तो ये सब जो है वो अर्बनाइजेशन की वजह से पेड़ पौधे काटे जाएंगे। वो पेड़ पौधों का जो नुकसान होगा उससे क्या होगा, वो एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, पेड़ पौधे आपको पता है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और का जो है वो रिसाइकल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं और जिंदा रहते हैं। अब पेड़ पौधे अगर कटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ती जाएगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट में मात्रा बढ़ेगी तो वो क्या होगा, वो सूर्य से जो है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। हीट एब्जॉर्ब करेगी तो फिर क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर में जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा होगा कि अभी पिछले कुछ सालों में गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से बरसात के दिनों में बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है। जाड़े के दिनों में एकाएक जो है वो बहुत ठंड पड़ जाती है और एकाएक ठंड खत्म होकर के गर्मी आ जाती है। तो ये जो है इस तरीके के क्लाइमेट में जो है ना चेंजेस होने लगते हैं। तो जो क्लाइमेट में चेंजेस होने लगते हैं उससे क्या होता है, हमारे ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस पे, सस्टेनेंस पे, उनके सस्टेनेबिलिटी पे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो रही है, इंक्रीजिंगली जो हम अर्बनाइज करते जा रहे हैं, वो अर्बनाइजेशन की वजह से ये सारे गलत हार्मफुल इफेक्ट्स जो है हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये तीनों कारण जो है लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, और किस तरीके से ये तीनों कारण जो है एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन पे असर डालते हैं। अब जो चौथा कारण है जो अभी मैंने बताया वो है इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर। यानी कीड़े मारने के लिए, जो दूसरे फसल में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए और जो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। उसके वजह से क्या हो रहा है, सॉइल में वो मिल रहा है केमिकल, और सॉइल में जब केमिकल जा रहा है तो वो सॉइल की क्वालिटी को खराब कर देता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है।
सॉइल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मिट्टी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो मारे जा रहे हैं, और मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु जो जिस तरीके से हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी के लाइफ को सस्टेन करने में मदद करते हैं। उनकी जो एक्टिविटी है, जैसे आपने देखा होगा केंचुआ को, केंचुआ क्या करता है, वो जो सूखे पेड़ के पौधे पत्ते होते हैं, उनकी टहनियां होती हैं, उनको वो रिसाइकिल करके वो मिट्टी में बदल देता है, खाद में बदल देता है। ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ती है, तो मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ेगा, तो मिट्टी की जो है लाइफ बढ़ती है और मिट्टी की पैदावार भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये सब अगर हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो इस तरीके के जो प्राणी हैं जैसे केंचुए हैं और दूसरे तरीके के जो जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया है, उनकी लाइफ पे गलत असर पड़ता है। और इस तरीके से क्या होता है, सॉइल का जो अपना नेचुरल पावर है, कैपेसिटी है रीजनरेट करने की, वो खत्म होने लगती है। और वो खत्म होने लगती है तो फिर उसकी पैदावार खत्म हो जाती है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और फिर उससे कहीं ना कहीं लाइफ पे, अर्थ जमीन पे, धरती पे जो लाइफ है उसके सस्टेनेंस में, उसके एग्जिस्टेंस में गलत असर पड़ेगा। अब इसका जो अगला कारण है, पांचवा कारण है, वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अभी मैंने जैसे बताया था कि बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज की बढ़ोतरी हो रही है, फैक्ट्रीज, नए नए फैक्ट्रीज बनते जा रहे हैं। फैक्ट्रीज में से क्या होता है, जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ते हैं वो या तो खेती की जमीन पे बन रहे हैं या फिर जंगलों में को काट करके बनाए जा रहे हैं। तो एक तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, दूसरा फैक्ट्री बनने से क्या होता है, उससे निकलने वाला जो धुआं है वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। उससे निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं वाटर में जा रहा है या सॉइल में जा रहा है, तो उससे सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रही है और वाटर पॉल्यूशन बढ़ रही है। आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज के आसपास अगर जाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि कितना धुआं निकल रहा है, और बिल्कुल जो है आपके थोड़ी देर भी अगर आप रहेंगे तो वहां पे आप देखेंगे काले काले कण आपके शरीर पे, आपके कपड़ों के ऊपर दिखेंगे। तो वो क्या है, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप वही फैक्ट्री के आसपास कहीं पर किसी वाटर बॉडी के पास चले जाएं, चाहे वो झील हो, चाहे वो कोई लेक हो, चाहे वो नदी हो, तो आप पाएंगे कि वहां का पानी बिल्कुल काला हो रहा है। आप पाएंगे कि वहां की मिट्टी में जो है वो सूखी बंजर हो गई है। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं फैक्ट्रीज को के इंस्टॉलेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो पेड़ पौधे काटने की वजह से जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। इससे जो है धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वो हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड करने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब जो छठा कारण है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी बढ़ती जाती है। तो जो गाड़ियां और व्हीकल्स बढ़ती जाती हैं उससे निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और एयर पॉल्यूशन की वजह से फिर वो नेचुरली सॉइल भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट होती है और हमारे हेल्थ पे गलत असर पड़ता है, और हमारे हेल्थ पे गलत असर पड़ता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी लो होती है। दूसरा अंतिम कारण जो है वो है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का, वो है डिसरिगार्ड टू द सिविक नॉर्म्स। यानी जो सिविक नॉर्म्स हैं, यानी जो आमतौर पे एक ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए जिस तरीके से एनवायरमेंट के साथ पेश आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? जैसे कि हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने घरों का कूड़ा बाहर धरती में बाहर जाकर के फेंक आते हैं। हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लास्टिक इस्तेमाल जो कूड़े में निकलता है, वो प्लास्टिक इस्तेमाल होकर के जो कूड़े में निकलता है वो कहाँ जाता है? मिट्टी में चला जाता है। तो क्या होता है? पानी में चला जाता है। क्या होता है? इससे सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके के जो सिविक नॉर्म्स हैं, जैसे जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, वो वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं उसका सही तरीके से अगर रिसाइकिल हो, रीयूज हो, तो वो एनवायरमेंट पे गलत असर नहीं डालेगा। लेकिन रिसाइकिल नहीं हो रहा है वेस्ट, रीयूज नहीं हो रहा है वेस्ट, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो एनवायरमेंट पे गलत असर डालता है। तो ये जो डिसरिगार्ड है सिविक नॉर्म्स के, यानी जो जिंदा रहने के लिए हमें जो सिविल कल्चर होना चाहिए, जो एक तरीके की हमें अपनी हैबिट्स बनानी चाहिए, वो हैबिट्स
गलत तरीके की हैबिट्स हमारी हैं, हम गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इन द सेंस कि हम कूड़ा जो है वो उसे रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, रीजनरेट नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कूड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे प्लास्टिक के रूप में, जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारे एनवायरनमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानते हुए भी हम उसी तरीके का कूड़ा जनरेट करते हैं जो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब ना कर सके। तो नेचुरली जो है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और उससे हमारे लाइफ को खतरा पहुंच रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो 7-8 कारण है वो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में मदद करते हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो क्या होगा? इन बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अपने आप कम होने लगेगी, है ना? तो जब हम सेव द एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, तो उसमें यही बातें जो हैं, जो अभी मैंने ऊपर बताया, उसी को अगर हम पलट दें, यानी उनके बारे में हम सावधानी बरतें, उन मामलों में अगर हम सावधानी बरतें, तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकेंगे। तो क्या है सबसे पहला पॉइंट? वो है सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस किस चीज पे? यानी कि अगर पेड़ कम काटे जाएं, पौधे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, सिविक नॉर्म्स का पालन किया जाए, यानी वैसा कूड़ा हम जनरेट करें जो कि एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सके, ऑर्गेनिक कूड़ा जिसे हम कहते हैं। यानी प्लास्टिक के थैलों के बजाय हम कागज के थैले इस्तेमाल करें या कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। ऐसे कपड़ों के थैले जो कि ज्यादा से ज्यादा आसानी से एनवायरनमेंट में वो एब्जॉर्ब हो सकें, डिग्रेड हो सकें आसानी से। उसी तरीके से जैसे कागज का हम वेस्ट ना करें, जो लिखने के लिए हम पेपर इस्तेमाल करते हैं, वो पेपर को हम ज्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि पेपर बनाने के लिए आपको पता है पेड़ काटने पड़ते हैं, पेड़ों का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा वैसे पेपर इस्तेमाल करें जो साइकिल्ड मटेरियल से बना हो, तो रिसाइकिल्ड पेपर अगर हम इस्तेमाल करें तो वो पेपर फिर से इस्तेमाल होकर के रिसाइकिल हो सकता है और फिर से वो नया पेपर बन जाएगा। तो क्या होगा? पेपर काटने के लिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने पड़ेंगे। तो इन सब मामलों में सोशल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। तो सोशल अवेयरनेस कहाँ, किन के बीच में? ह्यूमन बीइंग के बीच में। कहाँ से? बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में। तो सिर्फ किसी एक महिला या पुरुष या बड़े लोगों के बीच में सोशल अवेयरनेस जनरेट करने से नहीं होगा, बल्कि बच्चों के बीच में भी सोशल अवेयरनेस जनरेट करने से होगा। स्कूलों में इस चीजों की पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। स्कूलों में टीचर्स के द्वारा बच्चों को ये बताया जाना चाहिए। बच्चे घर पे जाकर के बताएं कि उन्होंने स्कूल में आज क्या सीखा है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, कैसे हम एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं। वो अपने माता पिता तक संदेश पहुंचाएं और अलग से माता पिताओं के बीच में भी, बड़ों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में भी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रयास किया जाए। तो उससे क्या होगा? हम इन सब चीजों से बच सकेंगे, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकेंगे। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल। पॉपुलेशन पे कंट्रोल करके ही हम क्या कर सकते हैं? बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन को रोक सकते हैं, बढ़ते हुए वेस्ट को, क्योंकि जितनी ज्यादा आबादी होगी उतना ही ज्यादा कूड़ा जनरेट होगा, वेस्ट जनरेट होगा, और जितना ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा तो वो क्या होगा? एनवायरनमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। तो क्या होगा? जितना ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगी, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगी, वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से फिर से पॉल्यूशन बढ़ेगी। तो क्या है? पॉपुलेशन पे कंट्रोल करके बढ़ती हुई आबादी पे रोक लगा करके हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं लंबे समय में। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ज्यादातर जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ही है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर हम इस पे काम करें तो एनवायरनमेंट को हम डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। जो तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट। अब एनवायरनमेंट का जो कंजर्वेशन एक्ट है वो क्या है? कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट ये सॉइल के पॉल्यूशन से, वाटर के पॉल्यूशन से और एयर पॉल्यूशन से फैलाने वाले तत्वों को, फैलाने वाले एक्टिविटीज को, या ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो एयर पॉल्यूशन में, सॉइल पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे रोकता है। उन पे रोकथाम लगाने के लिए लॉज बनाए गए हैं, एनवायरनमेंट एक्ट बनाए गए हैं। उनका अगर सही तरीके से इन्फोर्स किया जाए, यानी उनको सही तरीके से गवर्नमेंट उसे लागू करे, जो लोग सारे नियम तोड़ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट एक्ट में जो जिन चीजों की मनाही की गई है,
कैसे चीजों की मनाही की गई है, वैसे एक्टिविटीज की मनाही की गई है, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है और सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है। तो उन चीजों पे जो मनाही की गई है, तो अगर सरकार इस लॉ को, एनवायरमेंट एक्ट को अगर सही तरीके से इन्फोर्स करे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, यानी जो पॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उन पे अगर पनिशमेंट लाए, उनको अगर कानून के अंदर लाए, उन पे क्या कहते हैं, पनिशमेंट लगाया जाए, उन पे पेनाल्टी लगाई जाए, तो फिर हम ऐसा करके एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट को इन्फोर्स करके बढ़ती हुई जो एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक अगला पॉइंट है वो है एफॉरेस्टेशन कैंपेन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि प्लांटेशन, यानी हम नए पेड़ पौधे प्लांट करें। तो नए पेड़ पौधे प्लांट करने से क्या होगा, जो कटाई हो रही है जंगलों की या पेड़ पौधों की, वो जो कटाई हो रही है वो कटाई को हम रिप्लेस कर सकेंगे दूसरे जगह जंगल लगा करके या दूसरे जगह पेड़ पौधे लगा करके। उससे क्या होगा, बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो पेड़ पौधे भी बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एनवायरमेंट को से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है, जब बारिश बहुत तेज होती है तो पेड़ पौधे जो है जो सतह के ऊपर से पानी भाग करके निकल जाता है नदियों में और फिर समुद्र में चला जाता है, तो वैसे बहती हुई पानी को रोक सकता है। पानी को तेजी से भागते हुए पानी को, वाटर को रोकने से क्या होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है। मिट्टी का कटाव कम होने से सॉइल का पॉल्यूशन, सॉइल का डिग्रेडेशन कम होता है और साथ ही में वाटर जो है, वाटर लेवल रिचार्ज होता है, यानी मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है और वाटर लेवल जो है, जमीन के नीचे का वाटर लेवल वो बढ़ता है। तो ये जो है कई तरीके के फायदे हैं एफॉरेस्टेशन से, यानी नए पेड़ पौधे के प्लांटेशन से, तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें बढ़ाना चाहिए। दूसरा है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना। एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हो रही है, जो धुआं निकल रहा है, धुआं को फिल्टर करके हवा में छोड़ा जाए। उसी तरीके से जो पानी, जो वेस्ट, केमिकल वेस्ट निकल रही है, उसे पानी में छोड़ने के पहले या मिट्टी में छोड़ने के पहले उसे प्यूरिफाई किया जाए, क्लीन किया जाए, ताकि उससे मिट्टी को या पानी को गलत जो है ना असर ना पड़े, उससे सॉइल का पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन ना हो। तो इस तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाए, तो इससे जो है हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होने से बचेगा। हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे लगाम लगा सकेंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है वाटर मैनेजमेंट, यानी पानी का सही इस्तेमाल। पानी को हम वेस्ट होने से बचाएं। जो घरों में पानी वेस्ट होता है या फिर जो बारिश का पानी वेस्ट चला जाता है, वो सतह के ऊपर से दौड़ करके बाहर निकल जाता है, वो यानी समंदर में चला जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है मिट्टी में। तो इस तरीके से अगर हम सही वाटर मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, पानी का सदुपयोग करें और पानी को बर्बाद होने से बचाएं, तो सही वाटर मैनेजमेंट से फिर क्या होगा, हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकेंगे, यानी सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दोनों बच सकता है। सॉइल का रीजनरेशन भी होगा, वाटर का भी रीजनरेशन होगा तेजी से। तो वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर हमें एनवायरमेंट को सेव करना है। और उसके बाद अगला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट जो सॉलिड होता है, ठोस होता है और जिसे हम यानी रिसाइकिल नहीं हो पाता है। तो जैसे आज मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन जो पुराने हो जाते हैं, उन मोबाइल फोन को हम फेंक देते हैं, उनके अंदर की बैटरी जो है, उसके अंदर केमिकल होता है, वो फेंक दी जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। वो क्या है, मिट्टी में एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मिट्टी में वो रह करके वो जो केमिकल रिलीज करते रहती है, तो उससे नुकसान होता है, सॉइल को नुकसान होता है, एयर को नुकसान होता है, पानी को भी, व्हाइट वाटर को भी नुकसान होता है। ये सॉइल, एयर, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से सॉलिड वेस्ट को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए, उसे इस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाए कि वो फिर किसी भी तरीके से सॉइल या एयर या वाटर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट न करे, तो सॉलिड वेस्ट का मैनेज करके, सही तरीके से मैनेज करके, सही तरीके से उसे रिसाइकिल करके हम फिर एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अब अंतिम एक जो पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग। अगर हम हाउसिंग का मतलब घर बनाने के लिए
पेड़ पौधे ना काटें, जंगल का विनाश ना करें, जंगल ना काटें। तो इस तरीके से घरों का निर्माण हो कि वो ऊंचाई में ज्यादा जाएं, बल्कि फैलाव में नहीं, यानी धरती पे वो ज्यादा फैलने के बजाय ऊंचाई पे ज्यादा जाए। तो उससे क्या होगा, पेड़ पौधे कम कटेंगे, जंगलों का विनाश कम होगा, है ना। और जो खेती के में उपयोग आने वाली जमीन जो है उस पे घर कम बनेंगे। तो हम क्या है, उससे पेड़ पौधों को बचा सकेंगे, उससे क्या है, सॉइल को बचा सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन वो कम होगा, सॉइल का पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन वो भी कम होगा। साथ में जो है पेड़ पौधे कम कटेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकेगी, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो सकेगी एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट का एयर का जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो सही बना रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कटाव क्यों हो रहा है, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेड़ों के कटाव में मदद करते हैं। तो अभी मैंने आपको इस पे बहुत अच्छे से 2-3 बार एक्सप्लेन किया है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार एक्सप्लेन किया कि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आबादी बढ़ने के साथ उनको रहने के लिए घर चाहिए। के लिए क्या होता है, जंगल काटे जा रहे हैं, जिस जमीन पे खेती होती थी वो खेतों पे मकान बनाए जा रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, गुड्स चाहिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो क्या हो रहा है, वो फैक्ट्रीज के द्वारा जो निकला हुआ धुआं है या वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो जाकर के सॉइल में, वाटर में और एयर में वो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से जो बढ़ती हुई आबादी के वजह से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वजह से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके वजह से सॉइल, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जंगल कट रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी घटती जा रही है। नए जंगलों का नए तरीके से वो जो एफॉरेस्टेशन है यानी जो प्लांटेशन है वो ज्यादा तेजी से नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी के द्वारा क्या है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स यूज की जा रही है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर ये सब यूज किए जा रहे हैं। अब व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं वो फिर एयर को पॉल्यूशन को बढ़ाता है। जो रेफ्रिजरेशन है, जो हम घर में एसी यूज करते हैं या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उनमें जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो गैस जो है वातावरण में, एयर में, वो जो है एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है, जिसके वजह से क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर एनवायरनमेंट का वो बढ़ता जाता है और इसका जो है डायरेक्ट प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे पड़ रहा है और आदमी के, लोगों के, ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, उसका क्या गलत प्रभाव पड़ता है और उसके वजह से डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से फाइनली डिग्रेडेशन कैसे एनवायरनमेंट का हो रहा है। एक जो तीसरा कारण है वो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, यानी जो हम नदियों पे बांध बनाते हैं। नदियों पे जब बांध बनाते हैं तो क्या होता है, नदियों पे बांध बनाने की वजह से जहाँ पे वो जलाशय बनता है, जो जो पानी जहाँ पे जमा होता है नदी पे जहाँ पे बांध बनती है, वहाँ पे बहुत बड़ी झील बन जाती है। वो झील जो है वो, उसके अंदर में बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, लोग नई जगह पे जाकर के जो रहते हैं तो वो फिर पेड़ों की कटाई करते हैं। अच्छा, जो जमीन डूब जाती है उसमें जो पेड़ पौधे डूब गए वो भी बर्बाद हो गए। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन साथ में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे हम नदियों पे डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन यानी जो पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई की वजह से मिट्टी की कटाई हो रही है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, मिट्टी की क्वालिटी में असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, उसके वजह से डिफॉरेस्टेशन, और फाइनली डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफॉरेस्टेशन के कारण और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरमेंट में, वो लिंकेज सही समझ में आ गया होगा। अब एक नजर डालते हैं कि फिर एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है। अब ये, जैसा आपने देखा कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, साथ में जो डिग्रेडेशन हो रही है, उससे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है
बढ़ती हुई आबादी की वजह से इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है जो कि एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर है। तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर होने की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट उसको रिसाइकिल नहीं कर पाती है, नेचुरल रिसोर्सेज का रीजनरेशन नहीं हो पाता है, और उससे क्या होता है, सारे तरीके के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, या जो दूसरे तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, वो उनका रीजनरेशन नहीं हो पाता है, और रीजनरेशन नहीं होने की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस खड़ी हो जाती है। क्यों? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना बढ़ जाता है कि वो एनवायरमेंटल क्राइसिस का रूप ले लेता है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस हो रही है। तो मैंने बार बार रिपीट किया है, एक तो कि सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे, यानी लोगों के हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां इन पॉल्यूशन की वजह से होती है, और जब हेल्थ पे बुरा असर होगा तो उससे क्या होगा, लोगों की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे उसका असर पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी की जो जीडीपी है उस पे गलत असर पड़ता है, उस पे हार्मफुल इफेक्ट होता है। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, उसकी पेस कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस का हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ पे पड़ता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से क्या हो रहा है, नदियां सूखती जा रही हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी का दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाटर यूज हो रहा है सभी तरीके के कामों के लिए, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो फार्मिंग में हो, चाहे घरों में पीने के लिए या दूसरे कामों के लिए हो। तो वाटर क्राइसिस खड़ी हो रही है। इसके बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से, बहुत ज्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन होने की वजह से, वाटर वेस्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, नदियां सूखती जा रही हैं। नदियों पे जो हम रिवर्स पे जो हम रिवर डैम बना रहे हैं, उनसे जो सिंचाई के लिए पानी खींच रहे हैं, पीने के पानी के लिए दूर दूर में शहरों में नदियों से पानी सप्लाई हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो नदियां सूखती जा रही हैं। नदियां और झील और तालाब सूख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो मिट्टी में वाटर लेवल, जो जमीन के नीचे का वाटर लेवल है वो नीचे चला जा रहा है, वो बहुत नीचे जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है, बहुत शहरों में, बहुत जगह गांवों में आप देखेंगे कुएं सूखते जा रहे हैं। गर्मी के दिनों में पानी जो है जलाशय में सूख जाता है, नदियों में पानी सूख जाता है, कुओं में पानी सूख जाता है, पानी पीने को नहीं होता है, और बहुत दूर दूर जा करके पानी निकाल करके लेकर के आना पड़ता है। तो ये एक गलत असर हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, या बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं जो पानी पर डिपेंडेंट हैं, वो नदियों के आसपास जो वो पूरा इकोसिस्टम था वो भी नष्ट हो जा रहा है। और इस इकोसिस्टम के नष्ट होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी गलत असर डाल रहा है। साथ में ये भी हो रहा है कि हम ये जो इस तरीके से सॉइल का या वाटर का या एयर का या दूसरे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल है, जैसे वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसका भी इतना ज्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है कि उतना रीजनरेट नहीं हो पा रहा है पानी, जैसा मैंने अभी वीडियो में एक्सप्लेन किया था पीछे भी। और जो दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे मैंने अभी कोयले का आपको एग्जांपल दिया था, कोयले का भी इतना ज्यादा दोहन हो रहा है, इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि बहुत सारे ओपन माइंस या जो बहुत सारे क्लोज्ड माइंस भी हैं वो भी अब खाली हो गए हैं। बहुत गहरे माइंस में चले गए हैं हम, 3-4 किलोमीटर नीचे, और वहां पे अब कोयला नहीं बचा है। कोयला इतना ज्यादा निकाला गया है, आसपास में दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक वो कोयला जो खराब क्वालिटी का है, जो फेंका गया है, वो जल रहा है, वो मिट्टी को खराब कर रहा है, वो वहाँ के पेड़ पौधों को जला रहा है, वो वहाँ के एयर को पॉल्यूट कर रहा है, मिट्टी को पॉल्यूट कर रहा है, पानी को पॉल्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमने ओवर एक्सट्रैक्शन किया है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट तो डिग्रेड हो रही है, और साथ में हमारे बहुत ज्यादा पैसे ऐसे खर्च हो रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करके, ताकि हम नए नए रिसोर्सेज को ढूंढ सकें, नए नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकें। इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, जो कि दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी में, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटी में हम उस फिनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस वजह से जो है ना, ये फिनेंशियल रिसोर्सेज का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है किस तरीके से हमारे लाइफ पे, किस तरीके से हमारे इकोनॉमी पे गलत असर डाल रही है, उसका क्या
कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, क्या हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो इस तरीके की क्राइसिस है वो सिर्फ हमारे ही कंट्री में नहीं है, वो बहुत सारे कंट्रीज में है, और बहुत सारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा हर एक तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, लोगों के अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा वाटर का एक्सेस एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वाटर वेस्ट किया जा रहा है। तो इसकी वजह से, और भी जो जैसे मैंने बताया, बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ते हुए व्हीकल की वजह से, बढ़ते हुए पॉल्यूशन के वजह, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वजह से जो मशीनें यूज हो रही हैं उनसे निकलने वाला धुआं या उनसे निकलने वाली गैस जो है हमारे एयर को, हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, एयर में जो केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है, उससे जो हमारे एनवायरमेंट में, जो ऊपर आसमान में वो ओजोन की लेयर है उसमें छेद होती जा रही है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में और 11th क्लास में भी कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, यानी डिप्लीट हो रही है, यानी उसकी जो एक लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वो पतली होती जा रही है और उसमें छेद भी हो गए हैं कई जगह पे। उससे आपको पता है कि ओजोन डिप्लीशन से क्या होता है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा धरती पे आती है, जिससे ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे, लोगों के हेल्थ पे और गलत असर पड़ता है, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। वो एनवायरमेंट का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे भी गलत असर पड़ता है। तो ये एक जो एनवायरमेंटल इशू है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, वो सिर्फ एक या दो कंट्री की बात नहीं रह गई है, बल्कि वो आज ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल प्रॉब्लम बन कर रही है। और वो ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से ये क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आज एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस बनकर के खड़ा हुआ है, जिसका कि हम खोज कर भी, चाह कर भी उपाय नहीं खोज पा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट हैं, उस पर भी अब हम एक नजर डालते हैं, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से हमारी लाइफ को, हमारी इकोनॉमी पर गलत असर डाल रही है। तो जैसा मैंने अभी बार बार बोला है कि हमारे एनवायरमेंट में धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि पिछले 100 साल में जो धरती का एवरेज टेम्परेचर है, हमारे धरती के एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। अब धरती के एवरेज टेम्परेचर के लिए 0.6 डिग्री सेल्सियस का बढ़ जाना, एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, जिसका कि अंदाजा भी हम अभी नहीं लगा पा रहे हैं। क्या नुकसान होगा ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पे, जो दूसरे एनिमल लाइफ है उसके हेल्थ पे, साथ ही साथ सॉइल के हेल्थ पे, वाटर के हेल्थ पे, एयर के हेल्थ पे, साथ में जो प्लांट्स हैं उनके हेल्थ पे। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो पूरे जो है पूरे धरती पे लाइफ के सस्टेनेंस में, इकोनॉमी के सस्टेनेंस में वो गलत असर डालेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक बहुत बड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो है पोलर रीजन में, यानी नॉर्थ पोल पर पे और साउथ पोल पे जो आइस है, जो बर्फ का भंडार है, जो हमारे अर्थ के एनवायरमेंट को, टेम्परेचर को, एवरेज टेम्परेचर को बरकरार रखने में मदद करती है, वो आइस बहुत तेजी से बर्फ पिघल रही है। बर्फ के बहुत तेजी से पिघलने से ये हो रहा है कि समंदर का जो सी लेवल है, यानी जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। तो कोस्टल एरियाज में, यानी जो समंदर के किनारे शहर बसे हुए हैं, नगर बसे हुए हैं, उन जगह पे फ्लडिंग बढ़ती जा रही है। अभी आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा कि इंडोनेशिया में जो कोस्टल एरियाज है वहां पे फ्लडिंग बढ़ने लगी है। तो साल के कई महीनों में वहां पे फ्लड रहता है, शहरों के अंदर में पानी चला आता है और फ्लड वो फिर उतर नहीं पाता है, पानी बाहर नहीं जा पाता है, और कई कई दिनों तक, हफ्तों तक वो शहर पानी में डूबे रह जाते हैं, जिससे उनके ह्यूमन हेल्थ पे और दूसरे तरीके के जो एनिमल हेल्थ है, लाइफ है, उस पे गलत असर पड़ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधे सीधे मारी खाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गलत असर पड़ता है, जिससे कंट्री के इकोनॉमी में गलत असर पड़ता है, कंट्री के इकोनॉमी के ग्रोथ पे गलत असर पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आइस
ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर में साउथ पोल पे नॉर्थ पोल पे आइस मेल्ट हो रही है, उसके वजह से जो सी लेवल बढ़ रही है, और सी लेवल बढ़ने से जो नुकसान हो रहा है, उसे आप अच्छे से तरीके से अब समझ पा रहे होंगे। फिर उससे क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई पे गलत असर पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे स्नो मेल्ट होगी, जैसे जैसे वाटर लेवल जो है वो समंदर में बढ़ेगी, और जो अभी मैंने बताया कि नदियां सूख रही हैं, नाले सूख रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, उसके वजह से क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो रही है। आपने पढ़ा होगा साउथ अफ्रीका के शहरों में कई जगह पे पानी के पीने की जो है बिल्कुल पीने का पानी बिल्कुल ही नहीं उपलब्ध रहता है। कई दिन ऐसे होते हैं गर्मियों में गर्मियों के महीनों में कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं होती है कुछ कंट्रीज में। साउथ अफ्रीका उसमें से एक बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ अफ्रीका के कई शहरों में गर्मी के महीनों में पीने के पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। हमारे इंडिया में भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, उन जगहों पे वाटर सप्लाई जो है, पीने के पानी की सप्लाई बहुत कम हो पाती है। यानी रोज दिन जो है गर्मी के दिनों में रोज दिन पीने का पानी का सप्लाई नहीं हो पाता है। हफ्ते में कुछ दिन ही पीने का पानी सप्लाई हो पाता है। बहुत सारे स्पेशीज मारे जा रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो मारी जा रही हैं, क्योंकि अगर वो पानी नहीं रहेगा धरती पे, एयर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, तो नेचुरली ये जो प्रजातियां हैं जीव जंतु की, वो कहाँ पाई जाती हैं, मिट्टी में पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं और हवा में पाई जाती हैं। पॉल्यूशन की वजह से उनका भी विनाश हो रहा है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि बहुत सारे चिड़िए, बहुत सारे पक्षी की प्रजाति जो है वो नष्ट हो गई है हमारे इंडिया में ही और दूसरे कंट्रीज में। बहुत सारे पक्षी जो है पहले देखे जाते थे, वो अब नहीं दिखते हैं। और एक जो बहुत बड़ा असर हो रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा कि वो ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स हैं, यानी जो तूफान हैं, वो तूफान चक्रवात बहुत ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले अगर कई सालों में एक बार समुद्री तूफान आता था, तो हर साल आज की तारीख में आप देख रहे हैं पिछले 3-4-5 सालों में कि एक साल के अंदर में 3-3 4-4 बार समुद्री तूफान, समुद्री चक्रवात आ जाता है। तो इस तरीके के ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लाइफ पे गलत असर पड़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गलत असर पड़ रहा है। बहुत सारे डिजीज जो है नए नए पैदा होते जा रहे हैं। उन डिजीज के लिए जो है वो उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे गलत असर पड़ रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गलत असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है ना, कुछ गलत इफेक्ट्स आ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अभी यूएन ने जो है एक क्लाइमेट चेंज का इसी तरीके से टोक्यो जापान में 1997 में, आज से करीब 25 साल पहले, एक वर्कशॉप की थी, एक सेमिनार किया था, उस पर एग्रीमेंट भी साइन किए गए थे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। और बहुत सारे ये कोशिश की गई थी कि एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्रीज को ये रिक्वेस्ट किया गया था कि वो अपने जो इस तरीके के हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो उसी तरीके के दूसरे हार्मफुल गैसेस हैं, उनके एमिशंस पे यानी उनके निष्कासन पे वो नियंत्रण लगाया जाए, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग को पे रोक लगाई जा सके। ओजोन डिप्लीशन पे मैंने अभी चर्चा की है, आपने अभी सुना था। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन भी किए हैं आपको। ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, उसके वजह से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, और उसके वजह से जो है उसे कम करने के लिए क्या यूएन के द्वारा कदम उठाया गया है, इन सब बातों पर अभी मैंने चर्चा की है तुरंत। ये लैंड डिग्रेडेशन जो हमारे इंडिया में हो रही है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इन सारे पॉइंट्स पर मैंने चर्चा कर दी है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है। लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अभी जो मैंने डिफॉरेस्टेशन के कारण और परिणाम की चर्चा की थी। फ्यूल, वुड एंड फॉडर का एक्सट्रैक्शन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब पॉपुलेशन एक दूसरे से दूसरे जगह शिफ्ट करती है, तो बहुत सारे पॉपुलेशन में, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन में ऐसी हैबिट है कि वो जंगल को काट करके वहां पे खेती करते हैं। तो जैसे जैसे वो मूव करते जाते हैं, जंगल को काटते जाते हैं, तो इसमें जंगल की कटाई बढ़ती जाती है और जंगल नष्ट होते हैं। तो इसके वजह से पास्ट में, पिछले कुछ सालों में इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन बहुत हुआ है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बहुत हुआ है। हालांकि अब इस पे लगाम लगा दी है सरकार ने, अब इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हो रही है।
फॉरेस्ट लैंड का जो रिडक्शन हो रहा है अर्बनाइजेशन के वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से जो जंगल काटे जा रहे हैं और उस पे लोगों को बसाया जा रहा है, फैक्ट्रीज लगाई जा रही है और उसके वजह से जो नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट में फायर हो रहा है, जंगलों में आग लग जा रही है बढ़ती हुई गर्मी की वजह से, और जो बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो जानवरों के द्वारा जो क्रेजिंग हो रही है, यानी जंगल में घुस करके जानवर जंगल को चर जाते हैं, तो वो जंगल नष्ट हो जाते हैं, उसके वजह से फायर के वजह से जंगल नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो जंगलों के नष्ट होने से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है एनवायरमेंट में और एयर पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। और फिर क्या है, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स नहीं इख्तियार किए जाने की वजह से सॉइल नष्ट हो रही है, सॉइल का जो है सॉइल में पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। उसके कारणों के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। क्या एक ट्रेडिशनल टेक्निक है कि क्रॉप का रोटेशन करना, क्योंकि कुछ एक बार जब प्रोडक्ट जैसे जैसे कोई भी क्रॉप हम लगाते हैं, मान लीजिए चावल की, राइस की, यानी पैडी की क्रॉप लगाई, तो उसके बाद हम दाल की क्रॉप लगाते हैं। दाल में क्या होता है, दाल में जो उसके रूट्स होते हैं, दाल के प्लांट्स में जो भी हम पल्सेस की क्रॉपिंग करते हैं, उसके वजह से क्या होता है, उनके रूट्स में वो एक कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। वो जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, वो एयर से नाइट्रोजन में एब्जॉर्ब करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन के बढ़ने से उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है, तो मिट्टी की जो है रीजनरेशन, सॉइल रीजनरेशन होने में उससे मदद मिलती है। तो ये पहले के जमाने में, पहले के समय में, प्राचीन काल में हम एक बार जब पैडी लगाते थे तो उसके बाद पल्सेस की क्रॉप लगाई जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप लगा रहे हैं। कैश क्रॉप से क्या होता है, इमीडिएटली कैश मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा कैश मिलता है। तो इसके वजह से ये जो क्रॉप रोटेशन की टेक्निक थी वो खत्म हो गई है। तो सॉइल का जो अपना रीजनरेशन की कैपेसिटी थी वो भी खत्म होती जा रही है और इसके वजह से लैंड का, सॉइल का डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जैसे मैंने अभी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैंने बार बार रिपीट किया है। फिर जो इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम एंड वाटर यूज है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सिंचाई के लिए हम जो दोहन कर रहे हैं, फार्मिंग के लिए, साथ ही साथ बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती हुई फैक्ट्रीज के लिए भी जो हम पानी का दोहन कर रहे हैं, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं नदियों से, नालों से, जलाशयों से, उसके वजह से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और मिट्टी सूख रही है, पानी सूख रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम पीने के पानी के लिए, या खेतों में पटाने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए जो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके वजह से जो पानी एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या हो रहा है, जमीन के नीचे वाटर लेवल नीचे चली जा रही है, बहुत नीचे चली जा रही है। पानी को, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, नदियां सूख रही हैं, जलाशय सूख रहे हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से अभी चर्चा की है। फिर रिसोर्सेज का जो ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एकदम बिल्कुल खुलेआम ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। मैंने आपको अभी कोयले का एग्जांपल दिया था, पानी का एग्जांपल दिया था। और बढ़ती हुई गरीबी की वजह से भी जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी जंगलों का कटाव हो रहा है, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो ये जो कुछ कारण है, ये हमारे यहाँ इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन और साथ ही साथ सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है, जिसपे लगाम लगा करके हम सॉइल डिग्रेडेशन को, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में मैंने अभी विस्तार से चर्चा की है। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्री का धुआं निकल के हवा में जा रहा है, जो एयर पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। बढ़ती हुई आबादी के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए जंगल काटे जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है एनवायरमेंट की, कम होती जा रही है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे हानिकारक गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है और धरती के एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। व्हीकल जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी के वजह के द्वारा जो रेफ्रिजरेटर और एसी यूज किए जा रहे हैं, उनके उसमें जो हार्मफुल गैसेस यूज किए जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, और वो जो निकलते हैं वो बढ़ती हुई आबादी की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन में धरती के एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जिसके वजह से फिर हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे गलत असर पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से एयर पॉल्यूशन क्यों हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है इंडिया में।
और जनरली ग्लोबली भी एयर पॉल्यूशन बढ़ने के यही सब सारे कारण सभी कंट्रीज में है। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन है जिसने इस तरीके के 17 कारकों को लिस्ट किया है जो इंडस्ट्रीज जो कि पॉल्यूट करते हैं, और उन इंडस्ट्रीज को भी लिस्ट आउट किया है और उनके लिए नियम बनाए हैं कि ताकि वो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन उनके द्वारा निकाले गए वेस्ट के द्वारा कम से कम हो सके। लेकिन वो उसका सही तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। तो जैसा अभी मैंने बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीपीसीबी बनाई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी 1974 में, आज से लगभग 47-48 साल पीछे। और उसका काम यही था कि बढ़ती हुई पॉल्यूशन पर रोक लगाना। पॉल्यूशन किस तरीके का? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल या लैंड पॉल्यूशन। उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन उस एक्ट का, एनवायरमेंटल एक्ट का सही तरीके से इन्फोर्समेंट अभी नहीं हो पा रहा है। फैक्ट्रीज के द्वारा निकाला गया धुआं, फैक्ट्रीज के द्वारा निकाला गया वेस्ट वाटर, फैक्ट्रीज के द्वारा निकाला गया केमिकल जो है वो सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन बढ़ा ही रहा है, और उन पे अभी तक लगाम नहीं लगाई जा सकी है। बहुत सारे उनको बताई गई है, उपाय बताए गए हैं जिससे कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है उसे फिल्टर किया जा सके, फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल है उसे फिल्टर किया जा सके, फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है जिसमें केमिकल मिला होता है उसे फिल्टर करके छोड़ा जाए नदियों में या जमीनों में, मिट्टी में या नालों में, ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। लेकिन इन सबों का पालन अभी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में डिग्रेडेशन बढ़ता ही जा रहा है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सही तरीके से लगाम नहीं लगा पा रही है। तो अभी आपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, एनवायरनमेंट के बारे में समझा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, खास करके इंडिया में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितने प्रकार की है, उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या गलत प्रभाव पड़ रहा है इकोनॉमी पे, हमारे हेल्थ पे, और साथ में उस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इन सब बातों पे अभी मैंने विस्तार से चर्चा की है, जिसकी वजह से ये वीडियो काफी लंबी भी हो गई है। आप चाहें तो इसे वीडियो की स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसे वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। आपने साथ में इस वीडियो में ये भी समझा कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे खड़ी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या गलत असर हो सकते हैं, उसके क्या कॉज हैं, उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।